सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या जो हमारे अंक आ रहे हैं, ये अंक प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए क्या सफिशिएंट है अथवा नहीं, कितना कट ऑफ रहने वाला है। ये सवाल लगभग सभी लोगों के मन में ये रहता है। हां, जिनके नंबर्स काफी बेहतर हैं, लगभग 125, 130 या इससे प्लस अगर नंबर्स हैं, उनको सोचने की जरूरत नहीं होता। लेकिन एक बॉर्डर लाइन में अगर जिनके अंक होते हैं तो उनके मन में थोड़ा सवाल रहता है कि क्या किया जाए, क्या सीजीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए या अन्य किसी भी अदर्स एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। यह लगभग सभी लोगों के मन में सवाल रहता है। तो जिनके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, निश्चित तौर पर उनको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा भी संदेह है तो बिना इन सब में समय व्यतीत किए कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, हमें किनकी तैयारी करनी चाहिए, तो जितना ज्यादा आप वेट करेंगे, जितना ज्यादा मन में ये सवाल पैदा करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यदि अगर आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो अंक आपके आ रहे हैं, वो अंक यदि लग रहा है कि कट ऑफ से बहुत नीचे है, तो निश्चित तौर पर एक सुनहरा अवसर है, बेहतर है, ताकि आप अपनी तैयारी को गति दे सकें। वो आप एडीओ की तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो लोग, खास करके मैं समझता हूं कि एडीओ की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी हैं, वो ज्यादातर वो लोग होंगे जो कंटिन्यू आपकी सीजीपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम बिगनर्स इसमें नहीं होंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो लोग जो कंटिन्यू हैं और अभी अभी आपने बहुत मेहनत करके ईमानदारी से प्रारंभिक परीक्षा दिया है, अभी आप रिदम में हैं, तो उसी को बनाए रखने के लिए आप एडीओ की तैयारी को बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। एडीओ की क्लासेस राजपूत ट्यूटोरियल्स में प्रारंभ हो चुकी है और राजपूत ट्यूटोरियल्स में सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एडीओ का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में उन सिलेबस को जो कहीं ना कहीं आप पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान उनको नहीं पढ़ते, मींस आजीविका, ग्रामीण विकास, खास करके ये दो ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे विषय हैं जिनको आप ज्यादा प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पढ़ते। तो राजपूत ट्यूटोरियल्स उन्हीं विषय को पहले टारगेट करके हम तैयारी करा रहे हैं जिनको आप लगभग अननोन है या जानते भी हैं तो थोड़ा बहुत जानते हैं। तो राजपूत ट्यूटोरियल्स में आपका आजीविका, ग्रामीण विकास के साथ हिंदी 3 कक्षाओं के साथ एडीओ की तैयारी हम करा रहे हैं, ताकि एक बेहतर गुणवत्ता के साथ, एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम कंटेंट को कम से कम समय में आप तक पहुंचा सकें और अपनी सफलता को इसके माध्यम से आप सुनिश्चित कर पाएं। तो इन आपके विषयों में अगर मैं बता दूं तो जो ग्रामीण विकास है, श्री CS राजपूत सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आजीविका और पंचायती राज को मैं खुद डील करूंगा। ये 3 ही एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका मेजर टॉपिक है इस आपका एडीओ की भर्ती परीक्षा में। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप जो जीएस का पोर्शन है, आप प्रारंभिक परीक्षा के दौरान बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। हिंदी विषय है, उसका भी कहीं ना कहीं आपने अध्ययन किया है, उसे और बेहतर करने की जरूरत है। तो 3 कक्षाओं के साथ राजपूत ट्यूटोरियल्स में आपकी तैयारी कराई जा रही है। और हम हमेशा से, मैं क्लास के दौरान कहता हूं कि हम मार्केट में जितने भी किताबें हैं, कई बार किताबें बहुत सारा होने के कारण से आप भटकते हैं, यह जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। हम सभी आपके बेहतर कंटेंट को एनालिसिस करके एक ऐसा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे जो आपके इस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत पर्याप्त होगा। अपडेटेड पूरे डेटा के साथ जो भी बेहतर हो सकता है, ठीक, जो आपकी परीक्षा को पास कराने के लिए, वो चीज हम यहां पर उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए, आज के इस क्लास में मैं आजीविका विषय के साथ कक्षा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। आजीविका के सिलेबस को एक बेहतर ब्रीफिंग के साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं
डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आजीविका। तो आजीविका लाइवलीहुड किसी भी आपकी परीक्षा की तैयारी से पूर्व मैं समझता हूं कि सबसे पहले उसकी सिलेबस की समझ बेहतरीन होनी चाहिए। सिलेबस की समझ अगर जितना बेहतर होगा, मैं समझता हूं कि उसके बारे में जानना, उसको समझना उतना ही आसान होता है। पहले तो हमें यह पता तो हो कि हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर इसकी समझ बेहतर होगी तो निश्चित तौर पर हम इस तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो अभी जैसे पुराने सिलेबस, अभी तो नया सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं मिला है। जो पुराने सिलेबस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग्स ही हम अभी प्रिपरेशन करा रहे हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है जो बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं, लेकिन कुछ हो सकते हैं नए जो आपकी स्कीम्स है, प्रोग्राम है, वो ऐड हो सकते हैं। तो ज्यादातर ग्रामीण विकास या अन्य चीजों में परिवर्तन होने की संभावना, बाकी बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर नहीं रहने वाला है। हो सकता है जो एक मतलब बताया जा रहा है कि 150 के बजाय 100 नंबर होगा, तो देखिए टॉपिक्स विषय लगभग वही रहने वाले हैं। वो आपके नंबर्स अगर चेंज होंगे तो थोड़ा सा वेटेज कम हो जाएगा, बाकी टॉपिक अपने को तो मेनली वही कवर करना है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आजीविका लाइवलीहुड। पुराने सिलेबस के अनुसार 5 भागों में सिलेबस बटा है और हर एक भाग से 30-30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अर्थात 150 मार्क्स। तो पुराने के अनुसार प्रॉपर सारे यूनिट को भी बांटा गया कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लगभग 7 यूनिट में आजीविका का जो आपका टॉपिक है वो बटा हुआ है, आजीविका जो सब्जेक्ट है, जिसमें यूनिट फर्स्ट इकाई 1 में जो टॉपिक है हमारा पहला, वो इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स रोल इन रूरल इकोनॉमी, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। अंडर दिस स्टडी ऑफ द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म एंड एनिमल हस्बेंड्री, टेक रूरल लाइफ एक्सपेक्टेड। तो ये आप देखेंगे कि हमारा पहला टॉपिक है भारतीय कृषि और भारतीय कृषि का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसका भूमिका, रोल। अर्थात आज जो इंडियन एग्रीकल्चर्स है, भारतीय कृषि है, वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इकोनॉमिक में इसका योगदान तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का। अब ये हरित क्रांति, जैसे आगे हम लोग हरित क्रांति को क्लास में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। हरित क्रांति जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि हरित क्रांति से पहले, हरित क्रांति के बाद जो चेंजेस आया, बदलाव, वो ये था कि हरित क्रांति से पहले हम लोग जो खाद्यान्न उत्पादन करते थे, हम लगभग उतना ही उत्पादन करते थे जितना हमारी आजीविका के लिए, हमारे लिए आवश्यक है। हम बहुत सारे खाद्यान्नों का आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद हम आयात नहीं बल्कि निर्यात करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। तो इन सब क्रांतियों का बहुत सारा प्रभाव रहा आपके रूरल इकोनॉमिक में, कैसे रहा, इन चीजों को हम जानेंगे कि हरित क्रांति से भारतीय कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आता है। वैसी श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, तो हम यहां जानेंगे कि श्वेत क्रांति से पहले दुग्ध उत्पादन से संबंधित भारत देश के अंतर्गत क्या स्थिति थी, श्वेत क्रांति के बाद क्या बदलाव हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका रही, यह हम यहां पर जानेंगे। कृषि का मशीनीकरण है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि आज इस आधुनिक समय में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ऐसे ऐसे टूल्स, ऐसे ऐसे मशीनरीज आ गए हैं
कि आज कृषि कार्य करना बहुत आसान हो चुका है। तो कृषि के मशीनीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, सरकार इसको लेकर क्या क्या योजनाएं चला रही है, सरकार क्या इसके संदर्भ में किसानों को सहायता कर रही है, यह सब जानने का प्रयास करेंगे। और पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर इसका प्रभाव, इन सब का अध्ययन हम पहले टॉपिक के अंतर्गत पुराने सिलेबस के अनुसार ये 5 अंक का महत्वपूर्ण आपका टॉपिक फर्स्ट यूनिट है। देन राष्ट्रीय आजीविका मिशन। राष्ट्रीय आजीविका मिशन एक रूरल डेवलपमेंट को लेकर या रूरल इकोनॉमिक में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यह दूसरा यूनिट है जहां से 4 अंक के आपके प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, यह सब पुराने सिलेबस के अनुसार बटा हुआ है। अभी न्यू सिलेबस जब आएगा हो सकता है यह परिवर्तन हो सकता है, लेकिन लगभग टॉपिक कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, रोल ऑफ विलेज इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड। तो आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की क्या भूमिका है। तो जब आप इसको एग्ज्यूम करेंगे कि भाई एक जो ग्राम उद्योग है, ग्रामीण क्षेत्र में लघु कुटीर उद्योग है, वो सारे उद्योग आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, यह आपका तीसरा यूनिट है। ये भी 4 मार्क्स के हैं। इसके अलावा यूनिट 4 संस्थागत विकास, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह के प्रकार हैं, गठन की प्रक्रिया है। तो जब भी हम एसजीएच की बात करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो आज रूरल एरियाज में खास करके विमेंस, महिलाओं के सशक्तिकरण में एसजीएच की एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये सारी स्व सहायता समूह क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके गठन की प्रक्रिया क्या होती है, और इसके माध्यम से ग्रामीण जो आबादी है या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब की बात हम यहां पर करेंगे। ये भी लगभग 5 अंक पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से भी पूछा जाता था। 5th आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था की जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम है, लाइवलीहुड में उसका क्या रोल है, यह आपका 5th है। 6 में बाजार। अब मार्केट, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बाजार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर बाजार किसे कहा जाता है, मार्केट की क्या डेफिनेशन है, इसके प्रकार क्या होते हैं, बाजार में कौन कौन से प्रकार हैं, स्थानीय बाजार की रूपरेखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका मार्केट होता है, ठीक, उसकी रूपरेखा क्या है। तो ये सारी चीजें आजीविका में हस्तक्षेप के प्रकार, ये आपका यूनिट 6। ये भी 4 अंक का लास्ट है, पशुधन उत्पादन तथा प्रबंधन। इस तरीके से टोटल आपका 7 यूनिट में इस सिलेबस को बांटा गया है। सारे यूनिट को प्रॉपरली अपडेट डेटा के साथ जितना बेहतर से बेहतरीन हो सकता है वो क्लास के दौरान कराया जाएगा। हर एक टॉपिक के बाद जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, उस टॉपिक के बाद आपका जो अब तक पूछे गए प्रश्न हैं के साथ साथ जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं एमसीक्यू पैटर्न में, वो क्लास के दौरान हम कराएंगे हर एक टॉपिक के बाद। क्योंकि जब तक आप कंटेंट पढ़ने के साथ क्वेश्चंस की नेचर्स को नहीं जानेंगे, तब तक आपका कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने में दिक्कत होगा। तो इसलिए हर टॉपिक के बाद हम एमसीक्यू हम कराएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। तो चलिए, इसमें हम लोग आज की क्लास में पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो हमारा टॉपिक होगा इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स रोल इन रूरल इकोनॉमिक, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय कृषि, भारतीय कृषि
एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स रोल इन रूरल इकोनॉमिक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, ये हमारा आपका पहला टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इन सब भी हम बात करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में अपने को एग्रीकल्चर, तो कुछ बेसिक चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम पहले डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसकी रोल को टू द पॉइंट हम यहां पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इससे संबंधित प्रावधानों में एग्रीकल्चर्स को थोड़ा सा अपन समझते हैं। कृषि, देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उनमें भी छत्तीसगढ़ चूंकि एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आजीविका का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है आपका एग्रीकल्चर। तो भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और आज यदि मैं बात करूं तो जो कृषि है हमारे देश की आजीविका का सबसे बड़ा साधन मात्र ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये। अर्थात हम आज ये देखते हैं कि भले ही आज जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी में एग्रीकल्चर्स का शेयर तुलनात्मक रूप से जो सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर्स है, उनकी तुलना में कम जरूर है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की सफलता भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे ही टिकी हुई है। इसलिए यह कहा जाता है कि भारतीय कृषि आज हमारे देश के लोगों के आजीविका का साधन ही मात्र नहीं बल्कि आज एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज हमारे देश में चाहे वो उद्योग है या सेवा से आपका सर्विस सेक्टर्स है, उन सब की सफलता कहीं ना कहीं जो डिपेंड है वो किस पर है, आपका कृषि पर। अब बात करें कि जो कृषि है, कृषि में कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे एग्रीकल्चर, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि जो आपका अर्थव्यवस्था है उसे मेनली 3 सेक्टर्स में बांटा गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, जिसमें आप सभी जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि, ये किसमें आता है, आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर्स में। ठीक, एग्रीकल्चर है वो मेनली किसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो उत्पाद है उसी उत्पाद को ही मेनली हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स। तो यदि मैं प्राइमरी सेक्टर्स की बात करूं प्राथमिक क्षेत्र में, तो क्या क्या आता है, जैसे कृषि। कृषि पहले यह माना जाता था कि क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन का मतलब कृषि। आज फसल उत्पादन के साथ साथ और भी बहुत सारे चीजों को कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर्स में कृषि, कृषि के साथ पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री,
पशुपालन के साथ मत्स्य पालन, फिशरीज, मत्स्य पालन, इसके बाद आपका फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के साथ साथ खनन एवं उत्खनन, ठीक। साथ ही साथ आप वानिकी को भी याद रखिएगा, वानिकी। इसके बाद मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मेनली आप याद रखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर्स और एग्रीकल्चर्स में फसल उत्पादन इत्यादि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन उत्खनन, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें किसमें आता है? आपका प्राइमरी सेक्टर्स में। हमारे सिलेबस में अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर्स तो अपने को डिटेल पढ़ना है, पशुपालन भी अपने को डिटेल पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि प्राइमरी सेक्टर्स में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है ये, अर्थात उद्योग, व्यापार, सेवा, इन सब की जो आपकी सफलता है वो कहीं ना कहीं किस पर है? एग्रीकल्चर से संबंधित है। अब यदि एग्रीकल्चर्स के अंतर्गत अगर बात करें, आज वैसे डेटा को पूरा अपन डिटेल टू द पॉइंट देखेंगे। अगर एग्रीकल्चर का अगर 1950-1951 में अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स का आपके राष्ट्रीय आय में क्या योगदान था, नेशनल इनकम में, तो 1950-51 में अगर आप राष्ट्रीय आय में अगर इनका योगदान देखेंगे तो यह हमें लगभग 52% ये हमें दिखाई देता है 1950-51 में। वहीं पर अगर हम 2023-24 की बात करें, 2023-24 में जो जीडीपी है या इसी को कह लीजिए आपका जीवीए, इसमें अगर योगदान की बात करें तो यह अभी 17.7% है। जीडीपी आप सभी जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात एक वर्ष के भीतर वस्तु और सेवाओं का अंतिम जो उत्पादित मूल्य है वो कहलाता है जीडीपी, भारत की सीमा के अंदर। मतलब जीडीपी की गणना जो है अंतिम उत्पाद पर होता है। वहीं पर जो जीवीए है, जीवीए चरण, हर एक चरण पर उसे क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मान लीजिए कोई आपका मिठाई बनाना है, तो मिठाई बनाने के लिए आपने दूध खरीदा, उसके बाद मान लीजिए खोआ बनाया, उसके बाद आपने मिठाई बनाया, तो दूध का मूल्य, उसके बाद फिर खोआ, फिर उसके बाद मिठाई, ये हर जो चरण चरण में जो काउंट होगा, तो जो सीधे जब मार्केट से आप जब कोई मिठाई खरीदे तो अंतिम उत्पाद हो गया वो है एक तरीके से जीडीपी में। और जीवीए में जो चरण, हर एक चरण में जो काउंट होता है वो क्या है? आपका जीवीए। तो कई बार जीडीपी, आज वर्तमान में ज्यादातर जीडीपी से कहीं ज्यादा जीवीए के आधार पर गणना की जा रही है राष्ट्रीय आय को लेकर। तो ये 17.7%, अर्थात हम ये देख पा रहे हैं कि 52% से घटकर जो शेयर है वो कितना हो गया? 17 से 17.7%। अब इनका योगदान जीडीपी में घटा जरूर है, लेकिन मैं कह रहा हूं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, चाहे वो कोई इंडस्ट्रीज हो या आपका सर्विस सेक्टर्स है, उनकी सफलता कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे ही डिपेंड है। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल्स है, अब
मान लेते हैं कि कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र बनाना है। सूती वस्त्र बनाने वाली जो कंपनी है, अब सूती वस्त्र बनाने वाली कंपनी अब जो रेवेन्यू दे रही है, अब वो कंपनी मान लीजिए जो रेवेन्यू दे रही है वो सेकेंडरी सेक्टर्स में आ रहा है, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो कहां से आ रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर से। तो उन दोनों सेक्टर्स की सफलता कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है? आपका प्राइमरी सेक्टर्स पे। क्लियर है? बाकी देखिए, हम लोग एग्रीकल्चर पर बात करने के लिए बहुत सारे आपके इसमें विविधता है। हम एक बात और ध्यान रखिएगा, हम उन्हीं कंटेंट को डील करेंगे, उन्हीं कंटेंट को आप तक हम देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको वहां से क्वेश्चन बने। बहुत सारा चीजें डेटा देके ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, उतना ही पढ़ना है जितना बेहतर तरीके से आप सेफ जोन में आप सेलेक्ट हो पाए। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है और वो क्या है कि भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। टू द पॉइंट चलेंगे। अब इसमें सबसे पहला ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका की बात करें कृषि में, तो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का प्रमुख साधन है। कृषि जो है वो क्या है? आजीविका का प्रमुख साधन क्या है? आपका कृषि है। ठीक, आजीविका का प्रमुख साधन क्या है? आपका कृषि है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज हमारे देश में आजीविका का सबसे बड़ा जो सोर्स है, सबसे बड़ा साधन है, वो क्या है? आपका एग्रीकल्चर है। अर्थात एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अल्टीमेटली जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से किस पर है? आपका एग्रीकल्चर पर है। अब इसके डेटा के माध्यम से देखते हैं कि आजीविका पर कैसे आपकी डिपेंडेंसी है, क्या डेटा कहता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो कुल आबादी का जो आजीविका के लिए जो कृषि पर डिपेंडेंसी है, एग्रीकल्चर पर, वो अभी वर्तमान में डेटा के अनुसार 42.3% लोग अपनी आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड किस पर है? आपका ठीक, वो है आपका मुख्य रूप से किस पर? कृषि पर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पहला कि आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता ये 42.3%। ठीक, आजीविका के लिए जो एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी है वो कितना है? आपका 42.3% लोगों की डिपेंडेंसी किस पर है? आपका एग्रीकल्चर पर। वहीं पर अगर बात करें हम कि जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या, ठीक, कार्यशील बोले तो वर्कफोर्स, कार्यशील जनसंख्या का यदि हम रोजगार में बात करें, रोजगार में कि कितने परसेंट लोगों को जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या है, उसका रोजगार में कितना परसेंट योगदान एग्रीकल्चर का है, तो 2022-23 और 2023-24 ये दो डेटा याद रखिएगा। 2022-23 के अनुसार 45.7% और 2023-24 के अनुसार 46.3%। ये डेटा बताता है कि मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का प्रमुख साधन क्या है? आपका एग्रीकल्चर से। अर्थात आजीविका के लिए कृषि पर जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो कितना? आपका 42.3%। वहीं पर जो रोजगार में जो कार्यशील जनसंख्या वर्कफोर्स है, उनकी डिपेंडेंसी की बात करें
तो 22-23 के अनुसार 45.7%, वहीं पर 23-24 के अनुसार कितना 46.3%। ये 3 डेटा यहां पर आप मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखिए, एक तो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता है, दूसरा दोनों है रोजगार के लिए। कार्यशील जनसंख्या का इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, 22-23 और 23-24। तो याद रखिएगा, पहले 42 और 3 45 और एक आपका क्या 46, 42.3 लास्ट में 46.3 और ये 45.7। ठीक, तो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता 42.3 42.3%, कार्यशील जनसंख्या का रोजगार में 22-23 में 45.7%, देन 23-24 में 46.3%। ठीक, तो पहला पॉइंट हुआ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का प्रमुख साधन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है आपका? एग्रीकल्चर है। दूसरा है कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, मेन सोर्स क्या है आपका? वो एग्रीकल्चर से। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि 1950-51 के अनुसार 52%, वहीं पर 2023-24 के अनुसार ठीक आपका कितना परसेंट है? 17.7%। ठीक, ये आपका जीडीपी राष्ट्रीय आय में जो योगदान है 23-24 के अनुसार कितना? 17.7% है। ठीक, 50-51 में 52% और 23-24 के अनुसार कितना? 17.7%। मैंने कहा कि जरूर जीडीपी में तुलनात्मक रूप से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की तुलना में कम है, लेकिन कहीं ना कहीं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की सफलता भी डिपेंड है किस पर? एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे। इस तरीके से राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। देन थर्ड पॉइंट है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, तीसरा खाद्य सुरक्षा। भारत वर्तमान में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र है। 2011 के अनुसार दूसरे नंबर पर। वर्तमान में विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा भारत। लगभग हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 1.4 बिलियन अर्थात 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा, वो पूरी तरीके से डिपेंड किस पर है? एग्रीकल्चर्स पर। मैं यूं कहूं कि खाद्य सुरक्षा का एकमात्र आधार है वो क्या है आपका? कृषि है। इतने बड़े आबादी वाले देश में जो खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता है, खाद्य सुरक्षा है, वो किससे मिलता है हमें? आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। आज बहुत सारे ऐसे कृषि क्षेत्र में रेवोल्यूशनरी चेंजेस के कारण से आज हम खाद्यान्नों का निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न जो उपलब्ध कराया जा रहा है, वो खाद्यान्न उपलब्ध किसके माध्यम से कराया जा रहा है? वो माध्यम है आपका क्या? एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राष्ट्र की खाद्यान्न की उपलब्धता, फूड सिक्योरिटी जो है, वो उसका आधार क्या है? वो है आपका एग्रीकल्चर के माध्यम से। अर्थात आज छत्तीसगढ़ की जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम है पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिनियम आया वो फूड सिक्योरिटी की बात करता है, खाद्य सुरक्षा की, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह अधिनियम यह पूरे भारत में प्रसिद्ध होने का बड़ा कारण रहा कि हमने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दिया। केवल खाद्य नहीं, खाद्य के साथ पोषण युक्त जो जितनी न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है उसका हमने सुरक्षा दिया। इसलिए पूरे भारत देश में
जो छत्तीसगढ़ का फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो ज्यादातर फेमस कहा जाता है। तो इस तरीके से फूड सिक्योरिटी का आधार एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं, फूडर फॉर एनिमल, पशुओं के लिए चारा। पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए चारा भी हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? वो एग्रीकल्चर से। आप सभी जानते हैं कि विश्व में पशुधन विश्व में सबसे ज्यादा किस देश के पास है? वो है हमारे पास है, भारत के पास है। मतलब भारत पशुधन की संख्या के मामले में विश्व में सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा पशुधन जो है वो हमारे देश के अंतर्गत है। अब इन पशुओं के लिए जो चारा है, वो चारा जो है वो भी कहां से हमें प्राप्त होता है? वो एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा पशुधन वाले देश के अंतर्गत जो पशुओं के लिए चारा की उपलब्धता है वो भी हमें कहां से प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक, उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता। आज बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनकी रॉ मटेरियल्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। मतलब वो इंडस्ट्रीज की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से किस पर है? एग्रीकल्चर पर है। अब इसमें प्रमुख उद्योगों की बात करें, कुछ प्रमुख उद्योग जिनकी उपलब्धता एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे हमें दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए शक्कर, शुगर फैक्ट्री, तो इसकी पूरी तरीके से उपलब्धता किस पर है आपका? वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर है। आप सूती वस्त्र ले लीजिए, पटसन, जूट, ये हो गया आपका। इसके अलावा वनस्पति उद्योग, वेजिटेबल इंडस्ट्रीज, ये सारे इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से डिपेंड किस पर है? वो है आपका डिपेंड एग्रीकल्चर पर। मतलब ये सारे जो उद्योग हैं उनकी उपलब्ध आपका डिपेंडेंसी, कच्चे माल की जो डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल्स की, वो किस पर है? आपका एग्रीकल्चर पर। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हम कुटीर उद्योग की बात करें, कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत जैसे हथकरघा उद्योग, इसके अलावा तेल, ठीक, ये सारे, चाहे आप बुनाई ले लीजिए, ये सारे उद्योग भी जो कुटीर उद्योग है इनकी जो डिपेंडेंसी है वो भी मुख्य रूप से किस पर है आपका? वो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे। अर्थात ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये आपको एक बेसिक बता रहा हूं कि कृषि पर डिपेंडेंसी या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, क्या रोल है। तो बहुत सारे जो उद्योग हैं, टेक इंडस्ट्रीज है, वो रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंसी किस पर है आपका? वो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे। इनको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, कंज्यूमर मार्केट, उपभोक्ता बाजार, कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्र उपभोक्ता सामान का सबसे बड़ा बाजार है। कृषि प्रधान जो ग्रामीण क्षेत्र है उपभोक्ता सामान का सबसे बड़ा बाजार है। अब आप देखिए, आज केवल ग्रामीण मतलब कृषि प्रधान राष्ट्र हमारा देश है, हम कोई भी सामान मार्केट में भी अपन खरीदने जा रहे हैं, या आप कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे आप ट्रैक्टर्स देख लीजिए, एग्रीकल्चर जितने भी टूल्स होते हैं, ये मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट की उपलब्धता कंज्यूमर के लिए कौन प्रोवाइड करा रहा है? आपका
एग्रीकल्चर्स, क्योंकि सबसे बड़ी एक बड़ी जनसंख्या की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर कार्य करना है तो बहुत सारे सामान खरीदने होंगे, तो वो मार्केट जिसके बेस पर चल रहा है वो बेस क्या है? आपका एग्रीकल्चर है। तो कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्र उपभोक्ता सामान का सबसे बड़ा बाजार क्या है? आपका एग्रीकल्चर से। तो यह भी एक प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम फॉर सर्विस सेक्टर, अर्थात सेवा क्षेत्र के लिए आय का स्रोत या आय का साधन। ठीक, आज मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे वह इंडस्ट्री सेक्टर्स हो या सर्विस सेक्टर्स हो, आज जीडीपी में तुलनात्मक रूप से ज्यादा शेयर जो है वह किसका है? सर्विस सेक्टर्स का है। लेकिन सर्विस सेक्टर्स की सफलता भी या एक बड़ा आपका रेवेन्यू जो है वो कहां से? एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है आज व्यापार व्यवसाय ही नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र में, चाहे आप बीमा ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, यातायात ले लीजिए, आप सड़क ले लीजिए, ठीक है, जहाज बनाने वाली कंपनियां ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, ये सारी चीज जो आपकी है सर्विस सेक्टर्स के अंतर्गत, ये सभी लाखों करोड़ों रुपए का इनकम कहां से जनरेट कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र में भी आय का एक बड़ा स्रोत क्या है आपका? वो है एग्रीकल्चर। अर्थात जैसे इसके अंतर्गत मैं बात करूं, जैसे बीमा, बैंकिंग, रेलवे, सड़क, ठीक है, बीमा, बैंकिंग, रेलवे, सड़क, जहाज निर्माण जो कंपनी है, ये सारी कंपनियां जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हैं, ये सारी कंपनियां एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो कहां से ये प्राप्त कर रहे हैं? वो प्राप्त कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। लाखों करोड़ों रुपए का इनकम इन्हें कहां से प्राप्त हो रहा है? तो सेवा क्षेत्र के लिए भी आय का एक प्रमुख स्रोत क्या है? आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके बाद इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में महत्व। अगर फॉरेन ट्रेड में अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आज डेटा को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आज जो हम इंडिया से, भारत जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात, टोटल निर्यात में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वह है 11.7%। कुल निर्यातित वस्तुओं में जो कृषि का योगदान है वो 11.7% है। और ये लगातार हम ये देख रहे हैं कि 2013-14 से कंटिन्यू ये परसेंटाइल जो है आपका क्या हुआ है? बढ़ा है। 2013-14 से 23-24 के बीच 112% की वृद्धि हुई है आपका किसमें? निर्यात में। तो इसमें याद रखिएगा, भारत से कुल निर्यात में कृषि का योगदान 11.7% है। भारत से कुल निर्यात में कृषि का योगदान जो है, ठीक, ये डेटा को अच्छे से याद रखिएगा। कितना परसेंट आपका? 11.7% कुल निर्यात में कृषि का योगदान है। और ये निर्यात लगातार बढ़ा है। अर्थात 2013-14 से 2023-24 के मध्य
ये लगातार हमें बढ़ा दिखाई दिया और ये लगभग 112% की वृद्धि हुई है। दशकीय वृद्धि दर है 2013-14 से 23-24 में कितना 112% की वृद्धि हुई है। किसका? आपका कृषि क्षेत्र, मतलब जो निर्यात में जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो आपकी वृद्धि हुई है वो कितना हुआ है? आपका 112%। वहीं पर बात करें कि वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी, वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 23-24 के अनुसार यह 2.5% है वर्ल्ड वाइड। वैश्विक कृषि व्यापार में जो भी अलग अलग के देश के लोग एग्रीकल्चर ट्रेड में जो भी आपका व्यापार करते हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी 23-24 के अनुसार कितना है? 2.5%। और कृषि निर्यात में जो रैंकिंग है विश्व में वर्ल्ड वाइड, वो आपका रैंकिंग याद रखिएगा, वो कौन सा रैंकिंग है? 8th रैंक है। कृषि निर्यात में जो रैंकिंग है वो कौन सा? आपका 8वां रैंक। इस तरीके से भारत से कुल निर्यात में कृषि का योगदान, डेटा याद रखेंगे आपका, एक तो कौन सा 11.7% टोटल। इसके साथ 2013-14 से 23-24 में यह बढ़ा है और यह कितना बढ़ा है? तो 112%। वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 23-24 के अनुसार कितना? 2.5%। और कृषि निर्यात में जो रैंकिंग है वो रैंकिंग कितना है? आपका 8th है। इस तरीके से विदेशी व्यापार में भी एग्रीकल्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल हमें यहां से दिखाई देता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमिक प्लानिंग। भारतीय या आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन में कृषि क्षेत्र की भूमिका, ये आर्थिक नियोजन में कृषि क्षेत्र की भूमिका। अब देखिए, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन, उस आर्थिक नियोजन की सफलता डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर। हम ये पाते हैं कि जिस वर्ष यदि वर्षा ठीक ढंग से नहीं होता है तो अगर वर्षा ठीक नहीं हुआ मतलब एग्रीकल्चर असफल हुआ। एग्रीकल्चर यदि असफल होता है तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन है, वो भी पूरी तरीके से हमें फेल दिखाई देता है। इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक प्लानिंग की सफलता डिपेंड करता है एग्रीकल्चर की सफलता पर। अगर वर्षा ठीक हुआ, अर्थात अगर कृषि कार्य अच्छे हुए, तो निश्चित तौर पर इकोनॉमिक प्लानिंग भी बेहतर होता। अन्यथा इकोनॉमिक प्लानिंग के उद्देश्य और उसके भी क्रियान्वयन कहीं ना कहीं प्रभावित हमें दिखाई देता है। तो इस पर भी भूमिका हमें दिखाई दिया। इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका, कृषि की भूमिका। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों सेक्टर्स की। आज कोई भी व्यापार, उद्योग, सर्विस सेक्टर्स, उद्योग, व्यापार, सर्विस सेक्टर्स की सफलता पूरी तरीके से डिपेंड करता है किस पर? आपका एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर। अर्थात यह कहते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि की सफलता उद्योग और सेवाओं की सफलता को सुनिश्चित करता है। अर्थात कृषि की असफलता पूरे आर्थिक क्षेत्र की असफलता को दर्शाता है। अगर एग्रीकल्चर असफल हुआ, कृषि असफल हुआ, तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। और अगर एग्रीकल्चर सफल होता है तो कहीं ना कहीं उद्योग,
व्यापार, व्यवसाय, सेवा, ये सब कहीं ना कहीं हमें सफल दिखाई देता है। इस तरीके से आपके सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, आपका व्यापार, व्यवसाय और सर्विस सेक्टर्स की सफलता, या यूं कहें कि पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वह मुख्य रूप से जो आपकी जो भूमिका दिखाई देता है वह किसका दिखाई देता है, वह है एग्रीकल्चर सेक्टर्स का। तो ये लगभग 10 बिंदुओं पर जो मुख्य रूप से भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका का जो टॉपिक है, ये 10 बिंदुओं पर हमने इसे समझने का प्रयास किया। ठीक, इसके बाद टू द पॉइंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कृषि को अगली क्लास में और बेहतर तरीके से इसको हम लोग ब्रीफ करेंगे, फसल और अलग अलग तरीके की क्रांतियां। इसमें जैसे हर एक क्लास में मैं कुछ फैक्चुअल जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा रहा है उस पर डिस्कस करें। जैसे प्राथमिक क्षेत्र की कुछ क्रांतियां आपने को याद करना है। प्राथमिक क्षेत्र की क्रांतियां, ये आपको याद करना है, जहां से क्वेश्चन लगातार पूछा है। देखिए, जैसे पहला हरित क्रांति, दूसरा श्वेत क्रांति, तीसरा नीली क्रांति, चौथा पीली क्रांति, पांचवा गुलाबी क्रांति, और एक अभी याद रख लेगा मीठी क्रांति। ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड। आगे में लास्ट में एग्रीकल्चर्स में बहुत सारे और वेरिएबल इसमें जो अलग अलग आपके चीजों का, आपके क्रांतियां, उसे भी हम देखेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, याद करेंगे अभी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि। पीली क्रांति तिल उत्पादन में वृद्धि। गुलाबी झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि। मीठी क्रांति शहद उत्पादन। ठीक, ये कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं, जिनमें दो को तो हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे क्लास में, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत डिटेल हम इस पे बात करेंगे। श्वेत क्रांति दूध का कलर सफेद होता है तो श्वेत क्रांति। नीला मछली, मान लीजिए समुद्र का पानी, जैसे अगर ऊपर से देखेंगे समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है, नीला, और वहां पे क्या है, मछली, तो नीली क्रांति मछली। पीली क्रांति तेल, येलो। तो पीली क्रांति तेल है, तो इसे आप याद रखने के लिए कई बार कंफ्यूजन होता है, इसमें ल आ रहा है। ठीक, पीली और तिल में भी लास्ट में क्या आ रहा है आपका, ल आ रहा है, पीली तिल। ठीक, तिल उत्पादन। गुलाबी को याद रखिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली। तो गुलाबी में ग को याद रखिएगा और झींगा में भी यहां पर क्या आ रहा है आपका ग। ठीक, और शहद मीठा होता है तो मीठी क्रांति। ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें होंगी उसे भी हम लोग क्लास में डेली कुछ ना कुछ आपका याद करते चलेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा जो पहला टॉपिक है उस पर हमने डिस्कस किया। ठीक, उसके बाद आगे की क्लास में हम इसके आगे के प्रावधानों को अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।